रात के 11:30 हो चुके थे। आसमान में काले कसीदे जैसे बादल इस कदर छाए थे कि चांद की एक कतरन भी दिखाई नहीं दे रही थी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की सरहद पर बसा कटिया गांव इस वक्त एक जिंदा कब्रिस्तान लग रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। छप 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 की आवाज के साथ पानी की मोटी बूंदें मिट्टी के घरों के छप्पर और हवेली की पुरानी ईंटों पर बरस रही थी। बिजली इस कदर कड़क रही थी कि जब भी आसमान फटता तो 2 सेकंड के लिए पूरा गांव सफेद रोशनी में नहा जाता और फिर अगले ही पल उससे भी गहरा स्याह अंधेरा छा जाता। इस गांव का एक बेहद खौफनाक इतिहास था। यहां रात के 11 बजे के बाद कोई भी इंसान अपने घर की खिड़की का पर्दा हटाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुरानी जर्जर हो चुकी पुलिस चौकी थी, जिसकी छत पर एक बड़ा सा लोहे का पीतल वाला घंटा लटका था। हर रात ठीक 11 बजे गांव का चौकीदार उस घंटे को 11 बार पीटता था। 11 बज गए हैं रे भाई, अपनी अपनी दहलीज के किवाड़ कस लो, पर्दों को खींच लो। बाहर आंधी आए या तूफान, कोई सगा पुकारे या पराया, किवाड़ मत खोलना, वे बाहर आ चुके हैं। इसी गांव के सबसे रसूखदार इंसान थे चौधरी रघुराज सिंह। रघुराज सिंह का पूरे इलाके में खौफ था। वे कड़क मिजाज, घनी मूंछों वाले और पुरानी रीतियों को पत्थर की लकीर मानने वाले जमींदार थे। उनका इकलौता बेटा समर पिछले 4 साल से दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। समर 24 साल का एक पढ़ा लिखा आज के जमाने का लड़का था, जो इन सब भूत प्रेत की बातों को सिर्फ मन का वहम और गांव वालों की अशिक्षा मानता था। समर को उसकी मां की अचानक तबीयत खराब होने का तार मिला था, इसलिए वो रात की आखिरी ट्रेन पकड़कर स्टेशन उतरा। वहां से कोई तांगे वाला कटिया गांव आने को तैयार नहीं था, इसलिए समर इस कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश में भीगता हुआ हाथ में अपना भारी सूटकेस लिए पैदल ही गांव की तरफ बढ़ रहा था। सड़क पूरी तरह कीचड़ से भरी थी। पानी समर के घुटनों तक आ रहा था। तभी गांव के मोड़ पर बने एक पुराने शिव मंदिर के चबूतरे पर उसे गांव की मिल्की काकी बैठी दिखी। मिल्की काकी की उम्र 90 साल के पार थी। उनकी दोनों आंखें मोतियाबिंद की वजह से बिल्कुल सफेद थीं और वे बिना देखे भी सब कुछ भांप लेती थी। वे बारिश में पूरी तरह भीग रही थी और उनके हाथ में एक पीली लालटेन थी, जिसकी बत्ती हवा के झोंकों से बुझने को थी। मिल्की काकी, अरे राम राम। तुम इस तूफानी रात में इतनी तेज बारिश में यहाँ मंदिर के चबूतरे पर क्यों बैठी हो? पूरे गांव में तो ताले लटके हैं। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। काकी ने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया। उनकी सफेद बेजान पुतलियों ने समर की तरफ देखा। उनके चेहरे की झुर्रियों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। समर, रघुराज का लौंडा है ना तू? बेटा, तू दिल्ली से मौत के बुलावे पर आया है। घड़ी देख, 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। 12 बजे के बाद इस गांव की हवा बदल जाती है। भाग, जितनी ताकत है उतनी ताकत से अपने घर की तरफ भाग। और याद रखियो,
अगर खिड़की के बाहर कोई तुझे तेरी माँ के रूप में भी दिखे तो पर्दा मत हटाइयो। जो बाहर छूटा वो दोबारा इंसान नहीं रहता। समर ने हंसते हुए कहा, काकी तुम लोग आज भी वहीं जी रहे हो। मैं जा रहा हूँ, तुम भी घर जाओ। समर तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वो 10 कदम आगे गया और बिजली कड़की, उसने मुड़कर देखा। चबूतरा बिल्कुल खाली था। न वहां मिल्की काकी थी, न लालटेन, सिर्फ बारिश का पानी बह रहा था। समर के दिल में पहली बार एक अनजान डर ने दस्तक दी। हवेली का दरवाजा और पहली अजीब बातचीत। समर भागता हुआ अपनी पुश्तैनी हवेली के विशाल लकड़ी के फाटक पर पहुंचा। फाटक के ऊपर एक बहुत बड़ा रुद्राक्ष और लोहे का त्रिशूल टंगा था। समर ने जोर जोर से दरवाजे की सांकल को पीटना शुरू किया। बाबूजी, दरवाजा खोलो, मैं समर हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ। बाबूजी। हवेली के अंदर से भारी जूतों के चलने की आवाज आई। फिर दरवाजे की भारी लोहे की सांकलें एक एक करके खुली। दरवाजा थोड़ा सा खुला और चौधरी रघुराज सिंह ने समर का हाथ पकड़कर उसे झटके से अंदर खींच लिया। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया और उस पर ताला जड़ दिया। रघुराज सिंह के हाथ में एक पुरानी दुनाली बंदूक थी। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी, जो समर ने अपनी पूरी जिंदगी में उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। तू पागल है क्या समर? मैंने तुझे मना किया था ना कि रात के वक्त इस गांव का रुख मत करना। सुबह की बस से नहीं आ सकता था। तुझे पता है बाहर क्या घूम रहा है? बाबूजी, आप भी काकी की तरह बातें कर रहे हैं। बाहर सिर्फ बारिश और आंधी है। और माँ कहाँ है? उनकी तबीयत कैसी है? मुझे जो खत मिला था। तेरी माँ अंदर वाले कमरे में सो रही है। दोपहर से उसे बहुत तेज बुखार था, अब जाकर उसकी आंख लगी है। तू चुपचाप इस कमरे में बैठ और देख। इस कमरे की खिड़की का पर्दा बिल्कुल मत हटाना। खिड़की के बाहर जो बाशिंदे घूम रहे हैं वे अंदर तभी आ सकते हैं जब तुम उनसे आंखें मिलाओ या उनसे बात करो। वे तुम्हारी यादों से अपनों का चेहरा चुरा लेते हैं। समर ने गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। कमरे में सिर्फ एक मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था, जिसकी परछाई दीवार पर बहुत डरावनी लग रही थी। ठीक रात के 12 बजे गांव के उस घंटे से एक आखिरी भारी आवाज आई। उसी पल समर के कमरे की खिड़की के शीशे पर किसी ने धीरे से थपथपाया। जैसे कोई अपने नाखूनों से कांच को खुरच रहा हो। बाहर बारिश की आवाज बहुत तेज थी, लेकिन उस बारिश के शोर को चीरती हुई एक आवाज समर के कानों में पड़ी। वो आवाज साफ, कोमल और ममता से भरी थी। वो समर की मां गायत्री देवी की आवाज थी। समर, ओ समर बेटा, तू आ गया दिल्ली से? देख, मैं बाहर खड़ी हूँ। तेरे बाबूजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया बेटा। वे बहुत गुस्से में हैं। बाहर बहुत ठंड है। मैं इस बारिश में भीग रही हूँ। जरा खिड़की का पर्दा हटाकर देख तो सही मेरी हालत। समर बेटा। समर झटके से खड़ा हो गया। बाबूजी, वो माँ की आवाज है।
आप कह रहे थे कि माँ अंदर सो रही है, लेकिन वो तो बाहर बारिश में भीग रही हैं। आपने उन्हें बाहर क्यों निकाला? कदम आगे मत बढ़ाना समर। मैंने कहा ना, तेरी माँ अंदर सो रही है। बाहर जो खड़ी है वो तेरी माँ नहीं है, वो इस तूफानी रात का छलावा है। वो तेरी माँ की आवाज का इस्तेमाल कर रही है ताकि तू पर्दा हटा दे। मैं आपकी इन बकवास कहानियों को नहीं मानने वाला। मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। समर ने रघुराज सिंह को धक्का दिया और खिड़की की तरफ झपटा। उसने एक झटके में खिड़की का भारी पर्दा हटा दिया। उस सफेद रोशनी में समर ने जो देखा, उससे उसके हलक से चीख भी नहीं निकल पाई। खिड़की के ठीक पार कांच से सट कर एक चेहरा खड़ा था। वो उसकी मां का ही चेहरा था, लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी। चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जैसे पानी में डूबी हुई लाश का होता है। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, पर उनकी पुतलियां गायब थीं। सिर्फ सफेद कोर्निया चमक रहा था। उसके बाल गीले होकर उसके चेहरे पर चिपके थे और उसके मुंह से लार की जगह काला गाढ़ा खून रिस रहा था, जो कांच पर फैल रहा था। वो आकृति समर को देखकर मुस्कुराई। उसके दांत इंसानों जैसे नहीं थे, वे नुकीले और काले थे। उसने अपनी सड़ी हुई उंगली से कांच पर लिखा, मदर। समर खौफ के मारे पीछे गिरा। उसने तुरंत पर्दा वापस गिरा दिया। उसका पूरा बदन पसीने पशम हो चुका था। बाबूजी, वो सचमुच माँ जैसी दिख रही है, पर वो माँ नहीं है, वो कुछ और है। रघुराज सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप कोने में खड़े थे, बंदूक नीचे किए हुए। तभी हवेली के अंदर वाले कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। चर की आवाज हुई। कमरे के अंदर से लालटेन लेकर एक औरत बाहर आई। समर ने देखा, वो उसकी असली मां गायत्री देवी थी। वे बिल्कुल भली चंगी थी। उनके चेहरे पर वही ममता थी और वे धीरे धीरे समर की तरफ बढ़ रही थी। समर बेटा, तू डर मत, मैं यहाँ हूँ। अंदर सो रही थी, तेरी आवाज सुनकर बाहर आई। समर को तसल्ली हुई। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, शुक्र है आप अंदर हो। बाहर कोई बहुत डरावनी चीज है जो आपकी आवाज निकाल रही है। लेकिन जैसे ही समर ने अपनी माँ को गले लगाया, उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ का बदन बहुत ज्यादा ठंडा था, जैसे बर्फ की सिल्ली हो। और उनके कपड़ों से वही सड़ी हुई पुरानी कीचड़ की बदबू आ रही थी जो बाहर की बारिश में थी। तभी गायत्री देवी ने मुस्कुराते हुए रघुराज सिंह की तरफ देखा और बोली, रघुराज जी, अब नाटक बंद कीजिए। बेटा घर आ चुका है। समर ने झटके से अपनी मां को खुद से दूर किया। उसने रघुराज सिंह की तरफ देखा। रघुराज सिंह ने धीरे से अपनी बंदूक उठाई, पर उसका रुख बाहर की खिड़की की तरफ नहीं था। उसका रुख सीधे समर की छाती की तरफ था। समर, तेरी माँ जो बाहर खिड़की पर खड़ी है, वो सच कह रही थी। मैंने ही उसे 5 साल पहले इस हवेली के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया था, क्योंकि वो इस गांव का सच जान चुकी थी और मैं
मैं जो 4 साल से तुझे दिल्ली पैसे भेज रहा था, मैं तेरा बाप नहीं। तेरे असली बाबूजी तो उसी दिन अपनी लुगाई को बचाने के चक्कर में कुएं में कूद गए थे। मैं तो इस गांव का वो बाशिंदा हूं जिसे इस हवेली का पहरा देने के लिए रखा गया है। समर का दिमाग पूरी तरह फट चुका था। अगर अंदर वाला बाप नकली है और बाहर वाली माँ भी वैसे ही है, तो असली कौन है? और मैं 4 साल से किससे बात कर रहा था? बिजली एक बार फिर बहुत जोर से कड़की। हवेली की बत्ती पूरी तरह बुझ गई। अब कमरे में सिर्फ उस दिए की मध्यम रोशनी थी और समर के सामने 2 ऐसी आकृतियां खड़ी थीं जिनकी आंखें अंधेरे में पीली बिल्ली की तरह चमक रही थीं। बाहर से खिड़की का कांच टूटने की आवाज आई। बाहर वाली आकृति ने अब अपना हाथ खिड़की के अंदर डाल दिया था और वो समर की पीठ को छूने ही वाली थी। मूसलाधार बारिश की ठंडी बौछारें अब खिड़की के फटे हुए पर्दे को चीरती हुई सीधे कमरे के अंदर आ रही थी। बिजली कड़की और उस 2 सेकंड की सफेद रोशनी में समर ने देखा कि खिड़की के टूटे हुए कांच के बीच से उसकी मां का वो जलग्रस्त सफेद चेहरा अंदर झांक रहा था, जबकि कमरे के अंदर खड़ी दूसरी मां और बंदूक ताने खड़े बाबूजी, दोनों के चेहरे पर एक जैसी इंसानी एहसासों से महकती हुई डरावनी मुस्कान थी। समर का वजूद कांप रहा था। उसे अपनी वकालत की सारी किताबें, दिल्ली की सारी तार्किकता और दुनिया भर का विज्ञान इस एक पल में रेत के महल की तरह ढहता हुआ महसूस हुआ। तुम लोग शैतान हो। अगर तुम मेरे बाबूजी नहीं हो तो 4 साल से दिल्ली मेरे पास जो खत आ रहे थे, जो मेरी फीस के पैसे आ रहे थे, वो कौन भेज रहा था? मेरी माँ की बीमारी का तार किसने भेजा? पैसे? वो पैसे कागज के नोट नहीं थे समर। तूने कभी दिल्ली के उन नोटों को गौर से देखा था? वे इस कटिया गांव की सूखी मिट्टी के टुकड़े थे जिन पर सम्मोहन की परत चढ़ी थी। और वो तार तेरी मां ने नहीं बल्कि इस हवेली की दीवारों ने भेजा था, क्योंकि जब तक इस चौधरी घराने का आखिरी खून इस जमीन में दफन नहीं होता, तब तक हम इस सरहद से बाहर आजाद नहीं हो सकते। हमें तू चाहिए था समर। खिड़की के बाहर खड़ी आकृति ने अब अपना पूरा हाथ अंदर डाल दिया था। उसके लंबे नीले पड़ चुके नाखून समर की गर्दन से महज कुछ इंच की दूरी पर हवा में तैर रहे थे। समर, इसकी बातों में मत आ। ये जो बंदूक लेकर खड़ा है, इसने मुझे मार दिया था। तू दरवाजा खोल, बाहर आ। मैं तेरी असली माँ हूँ। देख, मेरे पैर जमीन पर हैं। समर ने अपनी आंखें फाड़कर नीचे देखा। कमरे के फर्श पर बहते हुए बारिश के पानी में दिए की मध्यम रोशनी पड़ रही थी। कमरे के अंदर खड़ी माँ और बाबूजी, दोनों के पैर थे कपड़े थे, लेकिन उन दोनों की कोई परछाई पानी के अक्स में नहीं बन रही थी। और खिड़की के बाहर जो आकृति थी, उसकी भी कोई परछाई नहीं थी। यानी इस त्रिकोण में कोई भी असली नहीं था। सब के सब उस रात के बाशिंदे थे जो समर के दिमाग के साथ खेल रहे थे, ताकि वो अपनी इच्छा शक्ति खो दे और खुद को उनके हवाले कर दे। तभी समर की नजर हवेली के मुख्य फाटक के ठीक ऊपर गई। बाहर बिजली कड़की और मुख्य दरवाजे के ऊपर टंगा वो लोहे का त्रिशूल और रुद्राक्ष की भारी माला चमक उठी।
उसे अचानक मिल्की काकी की वो बात याद आई जो उन्होंने मंदिर के चबूतरे पर कही थी। जो बाहर छूटा वो दोबारा इंसान नहीं रहता, पर जो दहलीज के भीतर है उसकी रक्षा मर्यादा करती है। समर समझ गया कि जब तक वो इस हवेली के मुख्य दरवाजे के अंदर है और जब तक वो खुद हार नहीं मानता, ये बाशिंदे उसे सीधे छू नहीं सकते। खिड़की का कांच टूट चुका था, लेकिन वे अभी भी अंदर आने से कतरा रहे थे। वे सिर्फ बंदूक का डर दिखाकर या आवाजों का मायाजाल बुनकर समर से ये कहलवाना चाहते थे कि वो आत्मसमर्पण कर दे। तुम लोग मुझे छू नहीं सकते। अगर तुम लोग इतने ही ताकतवर होते तो अब तक मुझे मार चुके होते। तुम सिर्फ भ्रम हो, तुम मेरी यादों का जाल हो। ये सुनते ही नकली रघुराज सिंह के चेहरे की त्वचा अचानक सिकुड़ने लगी। उसकी मूछें गिर गईं और उसका चेहरा उसी सूखी पीली कीचड़ जैसी मिट्टी में बदलने लगा जो कटिया गांव की पहचान थी। उसने चीख कर बंदूक की ट्रिगर दबा दी। एक जोरदार धमाका हुआ। समर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा वो मर गया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो देखा कि बंदूक से कोई गोली नहीं निकली थी। बंदूक की नाल से सिर्फ काली राख और सड़े हुए पत्तों का धुआं निकला था जो कमरे की हवा में तैर रहा था। कमरे के अंदर खड़ी नकली मां और बाबूजी की आकृतियां अब हवा में पिघलने लगी थी। उनका शरीर धुएं की तरह उठ रहा था, लेकिन उनकी आंखें अब भी पीली जल रही थी। तो आज की रात तो बच जाएगा समर, लेकिन सुबह के 4 बजने से पहले अगर तू इस हवेली से बाहर नहीं निकला तो ये पूरी हवेली एक कब्र बन जाएगी और तू कभी दिल्ली वापस नहीं देख पाएगा। दोनों आकृतियां पूरी तरह गायब हो गईं। कमरे में अब सिर्फ समर अकेला था। मूसलाधार बारिश थी और खिड़की से आती हुई भयानक आंधी थी। समर अकेला खड़ा हाँफ रहा था। घड़ी में अब रात के 1:30 चुके थे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हवेली के बाहर से अब पूरे गांव के बाशिंदों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जैसे हजारों भूखे भेड़िए हवेली को घेर कर खड़े हों। अगर बाबूजी और माँ 5 साल पहले ही मर चुके हैं तो उनकी लाशें कहाँ हैं? उस नकली छलावे ने कहा था कि उन्हें पीछे वाले कुएं में फेंका गया। सत्य को जानने की ललक और अपने माता पिता की आत्मा को शांति दिलाने की जिद ने समर के अंदर के डर को पूरी तरह खत्म कर दिया। उसने मेज पर रखा मिट्टी के तेल का दिया उठाया। वो हवेली के गलियारे से होता हुआ पीछे के आंगन की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। आंगन का दरवाजा खोला तो सामने मूसलाधार बारिश का पानी सीधे उसके चेहरे पर लगा। आंगन के ठीक बीचों बीच कटीली झाड़ियों के बीच वो पुराना काला कुआं स्थित था। कुएं के चारों तरफ काले पत्थरों की मुंडेर बनी थी जिस पर काई जमी हुई थी। जैसे ही समर कुएं के पास पहुंचा, बारिश का पानी कुएं के अंदर गिर रहा था, जिससे अंदर से एक अजीब सी गूंज आ रही थी। उसने दिए की रोशनी को कुएं के मुंह के पास ले जाकर नीचे झांका। कुएं के अंदर पानी नहीं था। वो कुआं पूरी तरह सूखा था, लेकिन उसके तल में बिजली की कड़कड़ाहट की रोशनी में समर ने जो देखा, उसके दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो।
कुएं के तल में 2 कंकाल पड़े थे। दोनों कंकालों के गले में अभी भी सोने के लॉकेट चमक रहे थे। एक लॉकेट पर उसके बाबूजी का नाम रघुराज लिखा था और दूसरे पर उसकी मां का नाम गायत्री। समर कुएं की मुंडेर पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो बारिश के पानी में मिल रहे थे। बाबूजी, माँ, मैं आ गया। मुझे माफ कर दो। मैं बहुत देर से आया। मुझे इस गांव के नर्क का पता ही नहीं था। तभी कुएं के अंदर से उन कंकालों के बीच से एक बहुत ही धीमी, दिव्य और असली आवाज गूंजी। ये आवाज ठंडी नहीं थी, इसमें ममता और दर्द था। समर बेटा, तू यहाँ क्यों आया? भाग यहाँ से। सुबह के 4 बजने वाले हैं। ये गांव एक चक्रव्यूह है। जो यहाँ रात को रुकता है उसकी रूह को ये बाशिंदे कैद कर लेते हैं। मुख्य दरवाजे पर जो त्रिशूल लगा है उसे अपने साथ ले जा। वही तुझे इस गांव की सरहद पार करवाएगा। भाग बेटा। समर उठ खड़ा हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे। अब रोने का समय नहीं था, बल्कि इस नर्क से बाहर निकलने का समय था। उसने घड़ी देखी। रात के 3:30 हो चुके थे। आसमान में बादलों का रंग अब धीरे धीरे काले से जामुनी होने लगा था। भोर की पहली किरण फूटने में महज 15 मिनट बाकी थे। वो दौड़कर वापस हवेली के मुख्य फाटक पर आया। उसने एक ऊंची मेज रखी और पूरी ताकत लगाकर उस भारी लोहे के त्रिशूल और रुद्राक्ष की माला को दीवार से उखाड़ लिया। जैसे ही त्रिशूल उसके हाथ में आया, उसे अपने बदन में एक अजीब सी गर्माहट और ताकत महसूस हुई। उसने हवेली के भारी दरवाजे का ताला खोला, सांकलें हटाईं और कड़कती आंधी के बीच बाहर सड़क पर कूद गया। जैसे ही समर का पैर गांव की मुख्य सड़क पर पड़ा, पूरा गांव जैसे जाग उठा। सड़कों पर, छतों पर, पेड़ों की डालियों पर हजारों कीचड़ और मिट्टी से बनी आकृतियां प्रकट हो गईं। उनकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वे सब मिलकर एक साथ चिल्लाए, एक ऐसी भयानक चीख जो इंसान के कान के पर्दों को फाड़ दे। समर, समर, तू नहीं जा सकता। तू इस मिट्टी का हिस्सा है। रुक जा। मंगत राम, मिल्की काकी, उसके नकली बाबूजी, उसकी नकली माँ, सब के सब उस भीड़ में शामिल थे और समर की तरफ पागलों की तरह दौड़ रहे थे। कीचड़ के हाथ उसके पैरों को जकड़ने के लिए जमीन से बाहर निकल रहे थे। समर बिना पीछे मुड़े दौड़ रहा था। उसका सूटकेस कहीं पीछे छूट चुका था। उसके कपड़े कीचड़ में सने थे, पैर लहूलुहान थे, पर उसके हाथ में वो रुद्राक्ष का त्रिशूल था जिसे वो आगे की तरफ तने हुए था। जैसे ही कोई आकृति उसके करीब आती, त्रिशूल से एक दिव्य सफेद रोशनी निकलती और वो आकृति चीख कर राख में बदल जाती। वो दौड़ते दौड़ते गांव की उस आखिरी सरहद पर पहुंचा जहां एक बड़ा बोर्ड लगा था, कटिया गांव में आपका स्वागत है। इस बोर्ड के पार मुख्य हाईवे था, जहां दूर से एक सरकारी बस की हेडलाइट की रोशनी आती हुई दिख रही थी। सुबह के ठीक 4 बजे बज रहे थे। तभी उसके ठीक सामने भीड़ को चीरते हुए वही नकली रघुराज सिंह की आकृति आई। उसका रूप अब विकराल हो चुका था।
वो हवेली जितना ऊंचा साया बन चुका था। समर, अगर तूने इस सरहद को पार किया तो तू बच तो जाएगा, पर तेरे माँ बाप की आत्मा हमेशा के लिए हमारे इस नरक में कैद रहेगी। क्या तू उन्हें छोड़कर भागेगा? समर सरहद के ठीक मुहाने पर रुक गया। एक तरफ आजादी थी, जिंदा दुनिया थी, और दूसरी तरफ उसके माता पिता की रूहें थीं जो 5 साल से तड़प रही थीं। समर ने मुस्कुराते हुए उस विशाल छाया की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। मैं उन्हें कभी बहुत छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मैं इस नर्क की जड़ को ही खत्म कर रहा हूँ। उसने अपने हाथ के त्रिशूल को सरहद के पार फेंकने के बजाय उसे पीछे घुमाया और गांव की उस पीली मिट्टी के अंदर पूरी ताकत से घोंप दिया। त्रिशूल के जमीन के अंदर धंसते ही मानो पूरे गांव में एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया। जमीन के अंदर से नीली और सफेद आग की लपटें बाहर निकलने लगी। वो सूखा कुआं, वो हवेली, वो पुरानी पुलिस चौकी, सब कुछ उस आग की चपेट में आने लगे। हजारों बाशिंदे जो समर को घेर कर खड़े थे, वे सब आग की लपटों में घिरकर पिघलने लगे। उनकी चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी। कुएं के अंदर से उसके असली माता पिता के कंकाल भी उस आग में जलकर पवित्र भस्म में बदलने लगे, और समर को हवा में उनकी संतुष्ट मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। जीता रहे बेटा, तूने हमें आजाद कर दी। जब समर ने अपनी आंखें खोलीं, तो सूरज की गुनगुनी धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट थी। मूसलाधार बारिश गायब हो चुकी थी। वो हाईवे के किनारे पड़ा था। उसके पास एक सरकारी रोडवेज बस खड़ी थी और बस का कंडक्टर उसे हिला रहा था। ए भाई उठो, बरेली का आखिरी स्टॉप आ गया। तुम बहेड़ी के पास हाईवे पे बेहोश पड़े थे। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे कपड़े कैसे फट गए?